मॉर्निंग। इस वीडियो में हम ऊर्जा का पिरामिड सीखेंगे। ऊर्जा का पिरामिड इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी पिरामिड। अब ऊर्जा का पिरामिड सीखने से पहले बच्चों हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये पिरामिड का डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में इस पिरामिड डायग्राम में हमें पोषण के स्तर दिखा रखे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों सबसे जो नीचे जो दिखाया गया है जिसे हम बोलते हैं निम्न स्तर उत्पादक, यहाँ पर परितंत्र के सभी उत्पादक वनस्पतियाँ। तो वनस्पतियाँ हमको पता है कि वनस्पतियों का जो स्तर है वो कौन है, सूर्य का प्रकाश, उसके बाद मिट्टी और पानी, तो वहाँ से वो अपना भोजन प्राप्त करती हैं। उसके बाद प्रथम पोषण स्तर में हमको शाकाहारी प्राणी दिखा रखे हैं। तो शाकाहारी प्राणियों का जो स्तर है वो कौन है, वनस्पतियां हैं। वनस्पतियों से अपना भोजन तैयार करते हैं। उसके बाद द्वितीय पोषण स्तर में कौन है, मांसाहारी प्राणी है। तो मांसाहारी अपना भोजन किसे प्राप्त करते हैं, शाकाहारी प्राणियों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो तृतीय पोषण स्तर है, तृतीय पोषण स्तर मतलब सर्वभक्षी, ये अपना भोजन क्या करते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी इन दोनों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हमें इस पिरामिड में प्रत्येक हमें क्या दिखा रखा है, पोषण स्तर दिखा रखा है। तो ये सभी क्या है, स्तर जो है एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो देख लेते हैं यहाँ पर आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को हम पोषण स्तर कहते हैं। और पोषण स्तर का अर्थ है कि अन्न प्राप्त करने का स्तर, है ना। तो आहार श्रृंखला में अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पाद से लेकर उच्च स्तरीय भक्षक तक क्या होता है, घटता जाता है। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं कि जो निम्न स्तरीय उत्पादक से उच्च स्तरीय उत्पादक की ओर जाते हैं तब जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो क्रमशः क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है। तो बच्चों इसको हम डायग्राम से समझेंगे। इस वाले जैसे यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है ये वाला, ठीक है, जलीय ऊर्जा पिरामिड करके दिखा रखा है। तो इस डायग्राम में प्रत्येक पोषण स्तर की ऊर्जा दिखा रखी है। निम्न स्तर उत्पादक की 10,000 किलो कैलोरी, तो सबसे ज़्यादा है ये। उसके बाद 1,000 प्रथम की, उसके बाद द्वितीय की 100, उसके बाद तृतीय यानी सर्वोच्च भक्षक की 10 किलो कैलोरी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊर्जा जो है क्रमशः क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों की सजीवों की संख्या भी क्या होती है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हुए क्या होती है, क्रमशः कम होती रहती है। और इसी रचना को हम ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों जो वनस्पतियां होती हैं वो संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है वनस्पतियों, उसके बाद प्राणियों की उससे कम, मतलब प्राणी मतलब प्राथमिक भक्षक की, उसके बाद द्वितीय भक्षक की उससे कम, और जो सर्वोच्च भक्षक होता है इन सजीवों की संख्या सबसे कम पाई जाती है। इसलिए ऊर्जा भी क्या होती है, क्रमशः निम्न स्तर से उच्च की ओर जाते वक्त धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। तो अब पिरामिड के प्रत्येक स्तर को हम ऊर्जा का प्रवाह दिखाया गया है ना। तो आहार श्रृंखला में अनेक ऊर्जा विनिमय स्तर होते हैं। ऊर्जा विनिमय स्तर की रचना के अनुसार जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, मतलब एक से दूसरे की ओर, दूसरे से तीसरे से चौथे की ओर जब जाता है, तो मूल ऊर्जा क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सजीवों की संख्या, ऐसा क्यों बच्चों, सजीवों की संख्या निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाते हुए कम होती है। और परितंत्र ऊर्जा की इसी रचना को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। अब उसके बाद देखो, सर्वोच्च भक्षक, जब सर्वोच्च भक्षक की किसी कारणवश जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद उसका विघटन करने वाले विघटकों को यह ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कवक और फफूंदी या सूक्ष्म जीव, ये दोनों क्या करते हैं, मृत प्राणियों के शरीर का विघटन करते हैं और उसे ही हम क्या बोलते हैं, विघटक कहते हैं। उसके बाद जो ये मृत अवशेष से भोजन प्राप्त करके, कौन, फफूंदी और जीवाणु, भोजन प्राप्त करके उसका रूपांतरण किस में करते हैं, कार्बनिक पदार्थ में करते हैं, जो कि हवा, पानी और मिट्टी में आसानी से क्या हो जाता है, मिल जाता है। और फिर वनस्पतियाँ क्या करती है, इन घटकों को पुनः अवशोषित करके अपनी वृद्धि करती है और इस प्रकार ये आहार श्रृंखला में क्या होता है, प्रवाहित होता है। उसके बाद इससे आपके ध्यान में आ गया होगा कि सजीवों के विभिन्न प्रकार के पोषण से होने वाले खाद्य जाल की ऊर्जा और अन्य पोषक द्रव्य परितंत्र में क्या होते हैं, इस प्रकार से प्रवाहित होते रहते हैं, जिससे ये आहार जाल जो है बना रहता है। अब हमें ये भी पता चल गया है कि परितंत्र की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य क्या करती है,
सौर ऊर्जा ग्रहण करके कुछ ऊर्जा क्या करती है, भोजन के रूप में इकट्ठा करती है। उसके बाद विघटकों तक, लास्ट में विघटकों तक पहुंचने से पहले ये ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं, पहले एक पोषण स्तर से दूसरे से तीसरे में, और फिर तीसरे से फिर विघटकों द्वारा क्या होती है, विघटकों के पास आती है। तब विघटक क्या करते हैं, इसकी कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वातावरण में उत्सर्जित करते हैं, और इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती है। इसलिए ऊर्जा के प्रवाह को हम एक दिशा में मानते हैं। एक दिशा में मतलब सूर्य से वनस्पति, वनस्पति से प्रथम, प्रथम से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, और तृतीय से सर्वोच्च, और सर्वोच्च से विघटक। ये सब एक ही दिशा में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। अब उसके बाद बच्चों को जो ऊपर प्रश्न दिए इसके उत्तर देखते हैं। जैसे आपको दिया है, जब ऊर्जा जो है, जब एनर्जी उत्पादक से सर्वोच्च भक्षक की ओर प्रवाहित होती है, तो उस ऊर्जा का क्या होता है, क्या वो सर्वोच्च भक्षक में इकट्ठी होती है या उस प्राणी के जीवित रहने तक उसके शरीर में रहती है। तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं कि जब ऊर्जा उत्पादक से सर्वोच्च भक्षक की ओर प्रवाहित होती है, तो उस समय जब सर्वोच्च भक्षक किसी कारणवश क्या होता है, मृत्यु पाता है, जब मृत्यु होने के बाद जब उसका शरीर जमीन पर गिरता है, तो जमीन पर गिरने के बाद विघटक क्या करते हैं, उसको विघटित करने का कार्य करते हैं, और उसके बाद उस भोजन का रूपांतरण वो सरल कार्बनिक पदार्थ में करते हैं, और सरल कार्बनिक पदार्थ आसानी से हवा, पानी, मिट्टी में क्या हो जाता है, मिल जाता है, और मिलने के बाद ये वनस्पतियाँ फिर से सहजता से उसका क्या करती है, उपयोग करती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा सर्वोच्च भक्षक में इकट्ठी नहीं होती है, बल्कि उसका आहार जाल में क्या होता रहता है, प्रवाह होता रहता है विघटन के कारण। लेकिन जब प्राणी जीवित रहता है तो उसके शरीर में रहती है क्या, प्राणी जब जीवित रहता है सर्वोच्च भक्षी, तो वो अपनी दैनिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए उस ऊर्जा का उस समय क्या करता है, उपयोग करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु के उपरांत आहार श्रृंखला की ऊर्जा हस्तांतरण के समय अगर उसमें संग्रहित रही तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ कि सर्वोच्च भक्षक की मृत्यु हो गई और उसकी आहार श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण, ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में अगर हस्तांतरण नहीं हुआ, तो क्या होगा, परितंत्र का जो संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और परितंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगी तो आहार श्रृंखला के जो एक दिशा में जो प्रवाह है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद अगर निसर्ग में सूक्ष्म जीव और फफूंदी जैसे विघटक ना हो तो क्या होगा, अगर सूक्ष्म जीव और विघटक नहीं होंगे तो क्या होगा कि सर्वोच्च भक्षक से जो सरल कार्बनिक पदार्थ जो प्राप्त हो रहा था वो प्राप्त नहीं होगा, और जिससे वो वातावरण में हवा, पानी, मिट्टी में नहीं जाएगा, और उसके बाद वनस्पति भी उसका उपयोग नहीं कर पाएगी। इसका मतलब वो अगली पीढ़ी के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। इसलिए निसर्ग में सूक्ष्म जीव और फफूंदी इन घटकों का होना भी अत्यंत क्या है, आवश्यक है। उसके बाद आगे का भाग देखते हैं। तो आगे का ये प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सोचिए। परितंत्र के तृतीय भक्षक जैसे बाघ, शेर, इनकी संख्या अन्य भक्षों की तुलना में क्यों होती है। क्योंकि बच्चों परितंत्र में भक्ष्य की संख्या जो है भक्षकों की संख्या की अपेक्षा क्या होती है, परितंत्र के तृतीय भक्षक जैसे बाघ, शेर, इनकी संख्या अन्य भक्षों की तुलना में कम क्यों होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चों क्या हो जाएगा, परितंत्र का क्या हो जाएगा, संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए जो भक्षक है इनकी संख्या जो है भक्ष्य की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसके बाद आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।